हेलो। अच्छा। ओके। तो ओके। स्टूडेंट, स्वागत है आपका। और जैसा कि अभी हम पॉलिटी का अपना सब्जेक्ट कर रहे हैं और इसमें ऑलरेडी हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। हमने प्रियम्बल को बहुत ही डिटेल में देख लिया था। उसके बाद एक बहुत ही लंबा टॉपिक फंडामेंटल राइट्स को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद में आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। और अगर हम कहें तो इसके बारे में ज्यादा बातें होती नहीं है और इसको छोड़ दिया जाता है एज इट इज करके कि ज्यादा पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम में आलू बात करें टमाटर नहीं है। तो ये आर्टिकल काफी प्याज। इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसलिए आप लोग अपना साउंड थोड़ा सा म्यूट कर देंगे क्या, स्टूडेंट्स जो भी हो, क्योंकि उससे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में। ओके, चलिए ठीक है, फिर से हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि डीपीएसपी का जो टॉपिक है, ऑलरेडी इसको बहुत ही हल्का सा टॉपिक करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर हम बहुत ही डिटेलिंग में इसके जाते हैं तो ये काफी इम्पोर्टेंट सा टॉपिक होता है, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और अगर हम कहें कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन इस बार पूछे जाने की संभावना रहेगी, जैसे मेंस में अगर हम कहें, तो काफी इस पे बल रहेगा क्वेश्चंस पे। क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जिसपे हमारा कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम गाइड होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको अनफोल्ड करते हुए चलेंगे। और आर्टिकल्स तो खैर इसमें है ही है, लेकिन उससे ज्यादा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से, कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाना जरूरी होता है टॉपिक के बारे में। क्योंकि अगर जब तक आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे तब तक आप उस टॉपिक को फील नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप रटते रहेंगे और एग्जाम में एक क्वेश्चन हो सकता है आपका रटा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन आएगा वो गलत हो जाएगा। और अगर एग्जामिनर ने, यूपीएससी ने, यूपीपीएससी ने या कोई भी स्टेट पीसीएस ने अपने तरीके से नए क्वेश्चन जनरेट करना शुरू कर दिया तो आपके वो रटे रटाए क्वेश्चन किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हुए एक पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ में आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना डीपीएसपी का हमारा टॉपिक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व। तो अगर हम एक बेसिक से इसकी बात जैसे करते हैं, तो वैसे तो इसको संविधान के पार्ट 4 में दिया गया है। और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो इसको डेडिकेटेड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने आर्टिकल्स को भी लिखा है, बट हम इनको स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं करेंगे। आर्टिकल सारे के सारे हैं। सिर्फ आर्टिकल्स अगर देखना हो तो बेयर एक्ट्स में आर्टिकल अवेलेबल रहते हैं, लक्ष्मीकांत की बुक में भी अवेलेबल है, हर बुक में अवेलेबल रहती है, ठीक है। लेकिन हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले अपने टॉपिक की डेवलप करनी होगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो देखते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको देख, हमारा जो पहला प्रश्न होता है कि आखिर ये डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है ये संविधान में दिया क्यों गया है। आपके सामने पहला प्रश्न यही होना चाहिए, ठीक है, कि डीपीएसपी की आखिर समाज में या हमारे कहें भारत में आवश्यकता ही क्यों थी। और किस वजह से हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको हमारे संविधान में डाला, और डाला तो उनकी मंशा क्या थी, ठीक है। और अगर इसमें भी कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं तो ये किस तरीके से फंडामेंटल राइट से अलग हो जाता है। ये सारे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमको डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक जैसे बहुत ही सीधी सी बात होती है, जैसे आप कई जगह पढ़े होंगे कि हमने हमारे संविधान के अलग अलग सोर्स हैं, कि हमने कुछ आपातकाल कहीं से लिया है, संविधान संशोधन अलग कहीं से लिया हुआ है। तो इस तरीके से अक्सर हम पढ़ते हैं कि डीपीएसपी को हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि डीपीएसपी जो है वो मूल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आयरलैंड का नहीं है, बल्कि आयरलैंड ने भी खुद बोरो किया हुआ है। तो आयरलैंड ने इसको कहां से बोरो किया है? वो किया है स्पेन से। स्पेन एक ऐसा देश है जहां पर समाज में चाहे अमीर वर्ग हो चाहे गरीब वर्ग हो, उनके लिए इस अमीरी गरीबी का कोई मतलब नहीं होता है। वहां पे आप देखेंगे कि इस तरीके का सोसाइटी पाई जाती है कि हर एक अमीर और हर एक गरीब आपस में मिलकर रहता है। और वहां पर सामाजिक भेदभाव बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। और वहीं का ये कॉन्सेप्ट उठाया गया है
आयरलैंड के द्वारा। और हमने जब अपनी स्टडी की थी तो हमने वहां से आयरलैंड को लिया। तो कई बार अगर जैसे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हों, और आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेटमेंट वाले मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, तो वहां पे अगर एक स्टेटमेंट ऐसा हो कि जो आयरलैंड, ये डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है वो स्पेन से लिया गया है, तो आप उसको गलत नहीं करिएगा, क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी का वो स्पेन का ही है। स्पेन से बोरो किया है आयरलैंड ने, और हमने ले लिया है आयरलैंड से। तो हम तो आज तक यही पढ़ते आए हैं कि आयरलैंड से हमने डीपीएसपी के कॉन्सेप्ट को लिया हुआ है। ठीक, चलिए ठीक है। अब दूसरी बात हमारी आती है कि फंडामेंट ये डीपीएसपी होते क्या हैं और किस तरीके से ये फंडामेंटल राइट से अलग है, इसको हमको देखना होगा। तो थोड़ा सा अगर हम अपने आजादी के समय में जाएं, 2021 को छोड़ देते हैं और 1947 में चलते हैं, जब हमारा संविधान जस्ट बनना ही शुरू हुआ था। तो उस समय का अगर आप समाज देखिए, तो क्या सरकार के पास में बहुत सारी रिसोर्सेस थी क्या? हम खुद आजाद हुए थे और अंग्रेजों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा हुआ था। अंग्रेजों ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा हुआ था। ठीक है, हमारे साथ एक नए स्टूडेंट आए हुए हैं, गीतम जी। तो चलिए, ठीक है, स्वागत है आपका गीतम। और तो हम जैसे बात कर रहे थे डीपीएसपी की, तो हमने जब हमारा संविधान बन रहा था, जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उस समय क्या था हमारे देश की अगर हम स्थिति देखें, तो अंग्रेजों ने एक तरीके से हमारे रिसोर्सेस का पूरी तरीके से दोहन किया हुआ था। लगभग 250 सालों से जब तक उनका शासन रहा था, तब तक वो पूरी तरीके से हमारे समाज का दोहन करते रहे थे। चाहे वो किसान हो, चाहे वो छोटे से उद्यमी हो, हर किसी की हालत बहुत ही खराब थी। और एक अगर हम बात करें कि जैसे हम जब हिस्ट्री की बात करते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि उस समय किसानों को इतना दबाव डाला जाता था कि इस तरीके की वो फसलें उत्पादित करते थे जैसा कि अंग्रेजों की रिक्वायरमेंट होती थी अपने यहाँ एक माल बनाने के लिए, क्योंकि वो यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और अपने यहाँ अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना के बेचते थे पूरे वर्ल्ड में। तो वो क्या करते थे, इस तरीके के उत्पाद बनवाते थे जिससे भूमि की जो उर्वरता थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, और कहीं न कहीं उससे भूमि बंजर होने जा रही थी, और एक सिंचाई की व्यवस्था जो थी वो भी समाप्त होती जा रही थी। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें, तो रिसोर्सेज जैसे जो बेसिक नीड खाने की थी वो भी नहीं हो पा रही थी। और आप सुनते होंगे कि 1965-70 तक हमारे यहाँ अकाल वगैरह की स्थिति बहुत हुआ करती थी। और जब हमारे यहाँ एक हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट आया, वो इसी आधार पर आया था कि हमको अन्न के रूप में कृषि में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना होगा। जैसा कि आज मोदी जी आत्मनिर्भर की बातें करते हैं, वैसा ही हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भी यही सोचा था कि हमको कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे कई से कॉन्सेप्ट रहते हैं कि जैसे यूएसएसआर का एक ग्रुप उस समय हुआ करता था और एक यूएसए का ग्रुप हुआ करता था, दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलती थी। तो इस तरीके की चीजें हैं कि जो उस समय जो बेसिक फसलें हुआ करती थी, उस पे अमेरिका का बड़ा नियंत्रण हुआ करता था। तो वो क्या कर रहा था कि वो हमें भारत के जैसे देश जो विकासशील देश थे, जस्ट आजाद हुए थे, ब्रिटिश उपनिवेश से आजाद हुए थे, उन पर काफी दबाव डालता था। और वो अपने यहाँ से अनाज तो बेचता था, लेकिन ऐसी ऐसी कंडीशंस थोप देता था कि हमारे यहाँ फिर हरित क्रांति जैसी चीजें हुई, और फिर हम थोड़ा सा अकाल से स्थिति से बाहर आए और रिसोर्सेज हमारे यहाँ डेवलप होने शुरू हुए। लेकिन उससे हम थोड़ा सा पहले जब जाते हैं आजादी के समय में, तो उस समय हमारे यहाँ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं थे। ठीक है, लेकिन डीपीएसपी में क्या था? डीपीएसपी में जब हम आगे जाके देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर राज्यों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि समाज के हित के लिए जितने भी कार्य हैं वो राज्य करेगा। मतलब डीपीएसपी में वो सारे कॉन्सेप्ट डाले गए हैं कि समाज के हित के लिए, मतलब भारत देश के नागरिकों, सोसाइटी के लिए, हित के लिए, उनके लाभ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी, उसको फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट की जिम्मेदारी किसकी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? स्टेट की होगी, राज्य की होगी। यहाँ पर राज्य से संबंध वही आर्टिकल 12 वाला ही है। जो जो इंस्टीट्यूशंस और सरकारी संस्थान वगैरह हमने बताए थे वो सारी की चीजें उसमें आती हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए, अगर आपके पास में सारे रिसोर्सेज ही नहीं है, तो समाज के हित की सारी जिम्मेदारियां क्या राज्य पूरा कर पाने में सक्षम होगा क्या? नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि वो उस समय सक्षम नहीं हो पाएगा।
ठीक। लेकिन हम फंडामेंटल राइट्स में क्या किए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स में हमने ये एक बाउंडेशन डाल दिया था कि अगर ऐसी किस तरह के कोई कानून बनते हैं जो लोगों के अधिकारों को कम करते हैं या कटौती करते हैं, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। ठीक है, मतलब वो आपके ऊपर बाध्यकारी था कि राज्य को उसको नागरिक को देना ही देना होगा। लेकिन अगर डीपीएसपी में हम ऐसी बाध्यकारिता डाल देते कि नागरिकों को सारे हित देने ही देने होंगे, समाज के हित के सारे कार्य करने ही करने होंगे, तो हमारे पास उस समय तो ऐसे रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं थे कि हम कर पाते। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि एक तो इंडिविजुअल को जो चीजें चाहिए थी और एक जो समाज को चाहिए थी, इन दोनों को थोड़ा सा डिवाइड किया। और जो इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स थी वो तो हमारी चली गई फंडामेंटल राइट्स में, और जो सोसाइटी के लिए रिक्वायर्ड था वो हमारी चली गई किसमें, डीपीएसपी में। और चूंकि हमारा सोसाइटी जो है, राज्य जो है, हो सकता है कि कैपेबल ना हो पाए, समय के साथ में टाइम लगेगा हमको डेवलप होने में। तो इस चीज को जैसे फंडामेंटल राइट्स को क्या किया गया कि एक तरीके से कानूनी बाध्यता कर दी गई। लेकिन डीपीएसपी में ये कहा गया कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा समाज के हित के लिए, उसमें कोई बाध्यता उसको नहीं दी गई है। उसमें कोई भी बाध्यता नहीं कि आपको करना है, आप करने का प्रयास करेंगे। आप किस हद तक कर पाते हैं वो आपके रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर हम क्या हो रहा था कि हमारे किसी भी अधिकार का हनन हो रहा था तो हम सीधे आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे थे। जब यहाँ पर हनन होगा तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट सीधे हमें मना कर देगा कि भाई डीपीएसपी कानूनी बाध्यता वाला नहीं है, ये राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है कि राज्य अगर कैपेबल है करने के लिए तो वो करेगा, और अगर नहीं कर सकता है तो नहीं करेगा, प्रयास करता रहेगा कि भविष्य में कर ले। तो ये तो एक डीपीएसपी का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो व्यक्तियों इंडिविजुअल के लिए होते हैं, जबकि जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है वो समाज हित के लिए होता है। ठीक है, सोसाइटी के हित के लिए होता है। भारत ने इसे आयरलैंड से अपनाया है, जबकि मूलतः आयरलैंड द्वारा इसे स्पेन से अपनाया गया था। ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब आगे। अब इसका जो कॉन्सेप्ट लिया गया, कैसे इसको डेवलप किया गया, बेसिक तो चीजें बन गई थी कहानी। तो बेसिक जो इसकी कहानी तो बन गई कि हाँ हमको समाज के हित के लिए देना है। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट उठाया गया तो उसमें थोड़ा सा एक प्रभाव आता है 1935 के एक्ट का। हम जानते हैं कि जब अंग्रेजों का शासन हमारे यहाँ चल रहा था तो उस समय क्या होता था, 1909 में, 1919 में, 1935 में, 1792 में, 1813 में, 1833 में, 1960 1861 में कई सारे एक्ट लाए थे अंग्रेजों ने। वो एक्ट क्या थे, एक तरीके से हम उनको नाम देते हैं कि भारत में संवैधानिक विकास। उसमें वो अपने करते क्या थे, वो वैसे तो अपने हित के हिसाब से करते थे सारी चीजें, लेकिन कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया जाता था उनमें। ठीक है, तो ऐसे ही जब संवैधानिक विकास हो रहे थे तो 1853 का एक एक्ट आया था। उसमें एक छोटी सी विधानसभा जैसी 6 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी। वो सारी चीजें हम हिस्ट्री में वैसे करेंगे, लेकिन अभी आप बस इतना जानिए कि एक विधानसभा जैसी एक सिस्टम बनाया गया था। ठीक है, और एक गवर्नर हुआ करता था। एक गवर्नर को ही बाद में अलग अलग नामों से, कहीं वायसराय के नाम से, कहीं गवर्नर जनरल के नाम दे दिया जाता था। अलग अलग एक्ट में अलग अलग कहानी दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नर हुआ करता था। और बाद में क्या किया गया, जैसे जो ये विधानसभा बनी थी, फिर इसको 92 का जब एक्ट आता है 1892 का, तो थोड़ा सा इसको बड़ा किया गया। और उसके बाद में जैसे आज आप देखते हैं क्या कि केंद्र और राज्य, राज्यों में क्या होती है, विधानसभा होती है, और केंद्र में क्या रहती है, हमारी संसद है। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट धीरे धीरे उस समय भी डेवलप हुआ। ठीक है, तो क्या होता था कि गवर्नर के पास ही सारी पावर हुआ करती थी। गवर्नर या कहें वायसराय के पास ही सारी पावर होती थी, सारी शक्तियां उसी के हाथ में होती थी। तो वो राज्यों को एक तरीके से एक दिशा निर्देश देता था। ठीक है, क्या करता था, एक दिशा निर्देश देता था राज्यों को कि आपको इस तरीके के कानून बनाने चाहिए। ठीक है, कि आपको अगर इस सोसाइटी के लिए आपकी ज्यादातर उनका वैसे सोसाइटी का मेन नहीं होता, तो वो सोसाइटी के लिए भी जो काम करते थे ना वो अपने लाभ के लिए ही करते थे। जैसे बैंक अगर वो बनाए
तो बैंक इसीलिए बनाते थे क्योंकि यहाँ पे उनको जो पैसे वहां भेजने होते थे और जो रिकॉर्ड एक रखना होता था अपने एम्प्लॉयज के लिए, उसके लिए उन्होंने डेवलप किए। या फिर उन्होंने जो रेलगाड़ियां बनाई वो इसलिए बनाई क्योंकि वहां पर औद्योगिक क्रांति हो गई थी और इस तरीके से उनके मालों को पहुंचाने में समय की कमी हो जाए, ज्यादा लग रहा था। तो इन सब चीजों को देखते हुए अपने हिसाब से डेवलपमेंट करते थे, लेकिन वो शो ऐसा करते थे कि हम भारतवासियों के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा ही क्या होता था कि जो केंद्र में होते थे कौन, वायसराय, वो राज्यों को एक तरीके से एक गाइडिंग लाइन बताते थे कि आपको ये करना है। तो सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट डीपीएसपी में है। यहाँ पर संविधान के द्वारा ये निर्धारित किया गया है राज्यों को कि आपको अपने नागरिकों के लिए, समाज के हित के लिए ये काम ऐसे करने होंगे। और यही बेसिक फिलॉसफी हमारे जो बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने कहा कि संविधान को जब हमने निर्माण किया है नीति निदेशक तत्व का, तो इसके पीछे हम एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट ले आए हैं जैसा कि एक गवर्नर के द्वारा किया जाता था। ठीक है। और हालांकि जो संविधान सभा थी मेन, तो उसमें कौन हुआ करता था, कांग्रेस के ही सदस्य थे। काफी इस बात पे आलोचना भी होती है कि संविधान तो सिर्फ कांग्रेसियों ने बना दिया है। खैर उस समय सबसे बड़ी पार्टी तो, जितने बड़े नेता थे कांग्रेस में ही थे, लेकिन कुछ अलग अलग पार्टियां भी हुआ करती थी। ठीक है। तो उन अलग अलग पार्टियों में से कुछ लोग ऐसे थे, जैसे किसान प्रजा पार्टी के ही नेता वगैरह हुआ करते थे, केटी शाह वगैरह थे। उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया था डीपीएसपी का। डीपीएसपी का उन्होंने विरोध जो किया वो इसलिए नहीं किया कि उनको डीपीएसपी के कॉन्सेप्ट में बुराई लग रही थी। उन्होंने इसलिए विरोध किया कि अगर आप डीपीएसपी को कानूनी बाध्यता नहीं दोगे तो राज्य अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ही नहीं करेगा। ठीक है। और समय के साथ में अगर आप देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सही भी निकल कर आई हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो पाएंगे हम कि इस डीपीएसपी में स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा बल दिया गया है। लेकिन अभी आजादी के इतने सालों बाद भी जब कोरोना महामारी आई तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा के रह गई कि नहीं। लेकिन अगर यहीं पे कानूनी बाध्यता होती तो क्या हमारी जो ऐसी व्यवस्था है वो बनी रहती, वो जरूर ही पहले से डेवलप होती। जैसे अगर हम उदाहरण लेना, ब्रिटेन वगैरह का हम उदाहरण लेते हैं, तो ब्रिटेन वगैरह में क्या कॉन्सेप्ट जैसे रहता है, मान लीजिए आपका एक छोटा सा कस्बा है, वहां पे 2000 नागरिक रहते हैं, 2000 लोग रहते हैं। एक अस्पताल है, अस्पताल में मान लीजिए 1200 बेड हैं। तो वहां पे नागरिक खुद जाके पूछ लेता है हॉस्पिटल से, क्यों भाई तुम्हारे यहाँ कितना बेड है, तो बोलेगा 1200। तो कहेगा अच्छा हमारे यहाँ तो 2000 की पॉपुलेशन है, 2000 के 2000 बीमार हो गए तो कहाँ लिटाएंगे बताओ। तो कहेगा, अगर वो कहा कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है 800 बेड का, तो जो वहां के निवासी होंगे वो अपने पास से पैसा कलेक्ट करके दे देंगे कि भैया 800 और बेड लाओ। लेकिन 2000 लोग हैं तो अस्पताल में 2000 बेड होने चाहिए। और हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है क्या? ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं न कहीं हमने डीपीएसपी में एक कानूनी बाध्यता नहीं डाली थी। उनकी अपनी सोच थी, लेकिन समय के साथ उसमें परिवर्तन होना चाहिए था। ठीक है। लेकिन वो चीज नहीं की गई। तो इस तरह तर्क को देते हुए, जैसे कुछ जो हमारे संविधान निर्माता थे, उस संविधान सभा में जो लोग बैठते थे उन्होंने विरोध भी किया था। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इसको डीपीएसपी को हमारे संविधान की मूल आत्मा भी बनाया बताया। क्यों बताया? क्योंकि इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो समाज के हित के लिए तो है ना। और समाज का हित जब डेवलप होगा, समाज का हित जब बढ़ेगा, तो अपने आप देश का विकास होगा। इसलिए कुछ लोगों ने इसको बहुत ही आवश्यक और संविधान की आत्मा भी बताया। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के आर्टिकल 32 को बताया था। ठीक है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। तो इस तरीके से अभी तक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है, डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट किस तरीके से आया, किस तरीके से डेवलप हुआ है, और उसके बाद में जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है उसको हम किस तरीके से आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, उसके बेसिस में बेसिक फिलॉसफी क्या थी और किस तरीके से 1935 के एक्ट का और आयरलैंड वगैरह का प्रभाव था, ये सारी चीजें तो थी। ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें कि इसमें और क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। जैसे देखिए,
डीपीएसपी के अगर हम सारे आर्टिकल्स को देखें जो 36 से लेकर 51 तक हैं, तो उसमें 3 चीजें मेन आती हैं। एक है हमारा समाजवाद से प्रेरित है, दूसरा है हमारा गांधीयन थॉट से प्रेरित है, गांधीवादी विचारधारा से, और एक हमारा है तार्किक विचारधारा से, ठीक है, रैशनैलिटी से। तो अगर हम इनको देखें ना, तो समय के साथ में जैसे-जैसे हमारी आजादी के बाद दिन बीतते चले गए हैं, ये समाजवाद, इस समाजवाद पे तो हमने बहुत ही ज़्यादा दल बल दिया है, ठीक है? लेकिन इस गांधीवादी विचारधारा पर कहीं हमारा ये फ़ोकस नहीं रहा है, ठीक है? लेकिन इस तार्किक विचारधारा की अगर हम बात करें, तो समाजवाद के बाद तार्किक विचारधारा पर आया बल, और सबसे लास्ट में आया गांधीवादी विचारधारा। कहने को तो हम लोग कहते रहते हैं कि गांधी जी ने हमको आजादी दिलाई, लेकिन जब हम अपने संविधान का निर्माण कर रहे थे ना, तो हमारे जो गांधी जी के बेसिक थॉट थे, जो उनकी बेसिक फिलॉसफी थी, उनका जो दर्शन था, हमने उसको फॉलो ही नहीं किया, सही बताएं तो। क्योंकि गांधी जी का जो मानना था, उनका ये मानना था कि आप ये संसद व्यवस्था अगर बनाएंगे ना, तो एक दिन ऐसा प्रधानमंत्री या ऐसी सरकार बन सकती है जो एक तरीके से तानाशाह की तरह बिहेव करने लगेगी, और उसके लिए उन्होंने ब्रिटेन के कई प्रधानमंत्रियों का उदाहरण भी दिया था। साथ ही साथ उनकी एक ऐसी सोच थी कि अगर आपको अपने देश को सही में विकसित करना है ना, तो आप जो ऊपर से सब कुछ देने का प्रयास कर रहे हो सेंटर से, वो ना करके ग्राम पंचायत के लेवल से आप ऊपर उठाने का प्रयास करो लोगों को। वहां पे आप छोटे-छोटे उद्यम ले आओ, इस तरीके के आप विकास करो कि हर एक गांव का वासी आगे बढ़े। पावर का सेंट्रलाइजेशन ना करके आप पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करिए। ये गांधी जी के विचार थे। लेकिन हमने क्या कॉन्सेप्ट अपनाया? हमने सेंट्रलाइजेशन का एक तरीके से अपनाया। कहने को तो हम एक फेडरल स्ट्रक्चर हैं, लेकिन उसमें फेडरल के प्रभाव, एक कहीं न कहीं केंद्र का प्रभाव हमको कहीं न कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए गांधीवादी विचार जो है ना, वो थोड़ा बहुत पीछे छूट गया है। और ये समाजवादी विचारधारा जो है, क्योंकि नेहरू जी जो थे, वो समाजवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नेहरू जी समाजवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए ये समाजवाद का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता गया, और इसको हमने कहीं न कहीं ज़्यादा एक तरीके से तवज्जो भी दी हुई है। और तार्किक विचार, रैशनैलिटी की अगर हम बात करें, तो चूँकि आप जानते हैं कि संविधान सभा में जो बड़े-बड़े हमारे लॉयर हुआ करते थे, सब लॉयर ही तो भरे हुए थे। तो जो सब बड़े-बड़े लॉयर थे, कहाँ पढ़े हुए थे? सब जाते थे, ब्रिटेन ही पढ़ने जाते थे। तो जब ब्रिटेन पढ़ने गए हैं, तो वहीं का तो छाप रहेगा ना, वहीं का छाप रहेगा। तो इसीलिए ये विज्ञानवाद पे बड़ा बिलीव करते थे। विज्ञानवाद पे, अंधविश्वास से दूर रहिए, ये सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इनका ध्यान रहता था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने पर और व्यक्तिवाद, इंडिविजुअल लिबर्टी पर, इन सब चीज़ों पर इनका बहुत फ़ोकस होता था। और इन्हीं कारणों से ये तार्किक विचारधारा को थोड़ा-सा बल मिला, क्योंकि जैसे नेहरू जी हो गए, या फिर आप अंबेडकर को ले लीजिए, ये सब क्या? ये सब वहीं से पढ़ के आए थे, ठीक है? तो वहाँ से अगर पढ़ के आए हैं, तो वहाँ के समाज का तो इन पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ये डीपीएसपी के हमारे जो आर्टिकल्स हैं, वो इन 3 ही थॉट्स में डिवाइडेड हैं। समाजवाद से प्रेरित हैं, गांधीवादी विचारधारा से हैं, और तार्किक विचारधारा से हैं। ठीक है, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डीपीएसपी को भारत के संविधान में अत्यधिक सक्रियता विषय वस्तु के आधार पर दिया गया है, और सामाजिक हितों को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक बताया गया है। हमने अभी इस पे सारा डिस्कस किया था ना, कि सामाजिक हित पर ही फोकस करने के लिए डीपीएसपी को लाया गया है, और यह दिशा निर्देश राज्य पर आरोपित नहीं किए गए हैं। आरोपित नहीं किए गए हैं मतलब से क्या है, कि कोई कानूनी बाध्यकारिता नहीं है। राज्य प्रयास करेगा, लेकिन कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अगर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है फंडामेंटल राइट्स की तरह, तो ये राज्य पर कहीं से नियंत्रण तो स्थापित ही नहीं कर रहे हैं, और आरोपित तो उन पे होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, ठीक है? बी आर अम्बेडकर के नजरिए से जिस प्रकार 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल विभिन्न प्रांतों के गवर्नरों को सामाजिक हित के लिए दिशा निर्देश देते थे, यह उसी प्रकार से है, जिसमें राज्य परिस्थितियों के अनुरूप उसमें परिवर्तन कर सकता है। राज्य परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन कर सकता है। अभी हमने डिस्कस किया कि अब प्रयास
विकास करे, जितनी उसकी हैसियत होगी उस तरीके से वो देता रहेगा, ठीक है। और डीपीएसपी में निम्नांकित मूल सिद्धांतों को शामिल किया गया है: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और विवेकशील उदारवादिता। एक चीज अब आप याद रखिएगा कि समाजवादी में कौन कौन से हैं, गांधीवादी में कौन कौन से हैं और विवेकशीलता में कौन से हैं। तो एक चीज आप याद करने के हिसाब से देख सकते हैं, आप 38 से स्टार्ट करिए, 40 को छोड़ के 43 तक चले जाइए। 40 को छोड़ के, क्योंकि 40 जो है हमारा पंचायती राज का है। पंचायती राज, अभी हमने बात किया कि गांधी जी की क्या विचारधारा थी, गांव गांव के लोगों को ऊपर उठाना। ये कॉन्सेप्ट किसका है, गांधी जी का है। तो गांधीवादी विचारधारा में 40 आएगा, ठीक है। और उसके बाद 40 के बाद में 43, 46, 47, 48, ये जो विचार हैं ये गांधीवादी सिद्धांत में जाते हैं, ठीक है। ये किस में चले जाते हैं, गांधीवादी सिद्धांत में। और जबकि 44, जैसे इसमें सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, जिसपे काफी हमारे यहाँ चर्चा होती रहती है। 45, 48 पर्यावरण की बातें यहाँ पर होती हैं, दुधारू पशुओं की हत्या नहीं होने पर बात होती है। जैसे अगर आप कहें कि कई राज्यों में, या फिर इस तरीके की बात करें, आप हल्ला सुनते हैं ना कि गो हत्या पर प्रतिबंध ये लगा दिया गया, वो कानून बना दिया गया। तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएंगे ना, संविधान के हिसाब से देखेंगे, तो संविधान में ही इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि किसी भी दुधारू पशु की हत्या नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 49, 50, 51, इन सभी आर्टिकल्स में क्या किया गया है, एक तरीके से अभी हम जब देखेंगे तो कहीं पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए एक स्थान बनाने का प्रयास किया गया है, कहीं पे कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलगाव की बात की गई है। तो इस तरीके के जो तार्किक बातें हैं ना, उनको इसमें लाया गया है, ठीक है। तो अभी तक आपको क्लियर हो रहा है सब, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट अगर आप लोग का मिस हो रहा है तो बताइएगा। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, डीपीएसपी में राज्य सक्रियता के लिए समाजवादी सिद्धांतों पर अत्यधिक वरीयता दी गई है, ठीक है, या उसे अग्रता प्रदान की गई है। इसके उपरांत उदारवादी एवं विवेकशील पहलुओं पर बल दिया गया है। यद्यपि गांधीवादी दर्शन के अत्यधिक प्रभाव रहे हैं, परंतु आज तक भारत में इस पर बल नहीं दिया गया है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब गांधीवादी दर्शन पर बल क्यों नहीं दिया गया है? जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि गांधीवादी दर्शन का जो आधार था वो आध्यात्मिकता था, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह पर फोकस करता था, डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करता था, ठीक है। लेकिन जो बाकी के लोग उस समय हुआ करते थे, उन पर पाश्चात्य सिद्धांतों का बड़ा ही प्रभाव था, और इन्हीं कारणों से ये गांधीवादी विचारधारा जो है हमारी कहीं न कहीं पीछे छूट दी गई, क्योंकि अंबेडकर और नेहरू की विचारधारा पाश्चात्य राज्य की अवधारणा से अधिक प्रभावी थी, ठीक है। और उनमें विज्ञानवादी, उदारवादी, भौतिकवादी विचारों पर अत्यधिक मान्यता दी गई है, ठीक है। उसके बाद में अभी हमने जैसे बात की थी कि स्वास्थ्य पर बहुत बल दिया गया है। कैसे बल दिया गया, थोड़ा सा देखते हैं हम। आर्टिकल 38 में आपके लिखा है कि लोक कल्याण में वृद्धि का प्रयास राज्य राज्य क्या करेगा, लोक कल्याण में वृद्धि का प्रयास करेगा। अब लोक कल्याण कैसे हो सकता है, अगर लोग स्वस्थ होंगे तभी तो हो सकता है ना। अगर लोग स्वस्थ ही नहीं होंगे तो क्या वृद्धि हो सकती है, पॉसिबल होगा क्या ये, ठीक है। थोड़ा सा वॉइस शायद वेरी कर रही है, हिल जा रहा है माइक, एक मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अभी आ रही होगी सही आवाज। तो लोक कल्याण में वृद्धि तभी संभव होगी जब लोग स्वस्थ रहेंगे। इसी तरीके से राज्य सामाजिक व्यवस्था का विकास बेहतर स्वास्थ्य के बिना संभव ही नहीं होगा। बालकों के स्वस्थ वातावरण में गरिमा विकास पर बल दिया गया है। स्वस्थ वातावरण कैसे आएगा, जब बालक स्वस्थ रहेगा तभी तो स्वस्थ वातावरण आएगा, अदरवाइज कैसे आएगा। इसी तरीके से प्रसूति के लिए सहायता की बात की गई है, और बुजुर्ग सहायता की बात की गई। संविधान में बुजुर्ग सहायता व अशक्तता युक्त व्यक्तियों के हितों के लिए विशेषकर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने पर निर्देश दिया गया है। आर्टिकल 40 जब हमारा 73वां संविधान संशोधन किया गया है, तो उसमें कुछ सूचियां जोड़ी गई हैं।
इन सूचियों के द्वारा जल की, हॉस्पिटल की और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इन सभी की व्यवस्थाओं पर बल दिया गया है। और आर्टिकल 42 में मातृत्व सहायता, प्रसूति के दिनों में बेहतर स्वास्थ्य पर बल दिया गया है। संविधान ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया। हालांकि इसको बाद में मूल अधिकार में डाइवर्ट कर दिया गया, लेकिन शिक्षा अगर चाहिए तो अभी हमारे जो अर्थशास्त्री थे जिनको नोबेल भी मिला था, उनका बेसिक जो रिसर्च था इसी बात पर था कि अगर आपको शिक्षा को आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आपको पोषण पर बल देना होगा, आपको पोषण पर बल देना होगा। तो पोषण पर बल देने से मतलब स्वास्थ्य उसके लिए आवश्यक है। उसके बाद आर्टिकल 77 की बात करें, 78 की बात करते हैं, पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरण भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ दृष्टि होता है। ठीक है, क्योंकि अगर पर्यावरण प्रॉपर नहीं रहा, आज के समय में कितनी बीमारियां उसी पर्यावरण की वजह से हो रही हैं लोगों को। तो इन सभी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर तो हमारे डीपीएसपी में बहुत बल दिया गया है, लेकिन आज तक ये दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारों ने इसको सीरियसली लिया ही नहीं जब तक ये कोरोना नहीं आया। और दूसरी विडंबना की बात क्या हो जाती है कि हमारा राज्य जो है उसको ये जिम्मेदारी दे दी गई है स्वास्थ्य की, और जो केंद्र है उसके पास उतनी इसमें पावर नहीं है, राज्यों को ही क्रियान्वयन करना है। अगर केंद्र की तरफ से कोई नीति बनाई भी जाती है, जैसे आप काफी विवाद सुनते होंगे, जैसे कि अभी एक हमारी एक प्रधानमंत्री की एक बहुत ही प्रसिद्ध योजना रही थी जिसमें कि 5 लाख रुपए तक का एक उन्होंने देने का प्रयास किया था कि घर घर के लोगों को 5 लाख रुपए तक का एक तरीके से उपचार दिया जाएगा हर परिवार के लोगों को, गरीबों को। लेकिन हमारे ममता दीदी के स्टेट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ तो भाई इससे अधिक बढ़िया है। उसके बाद में हमारे केजरीवाल जी थे, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। किसी की बुराई नहीं है, लेकिन क्या होता है कि स्टेट की अपनी पॉलिटिक्स होती है, सेंटर की अपनी पॉलिटिक्स होती है। जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन जैसे पढ़ते हैं तो कनाडा जैसे देशों में भी ये समस्या आती है। तो इस वजह से क्या होता है कि चूंकि क्रियान्वयन की जिम्मेदारी तो राज्यों को दी गई है और राज्य इसको प्रभावी ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। अगर केंद्र करने का प्रयास करता है तो केंद्र राज्य विवाद उत्पन्न हो जाता है, और कहीं ना कहीं इसमें पीएम का भी सीधा निर्देश नहीं होता, क्योंकि वहां पर आपका एक तरह के स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलग है और क्रियान्वयन किसके पास में है, राज्यों के पास में। हालांकि कोरोना के समय आप एक्टिव इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उसमें विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी और उसमें होम मिनिस्ट्री एक तरीके से हमारा जो डिजास्टर एक्ट है 2005 का, उसमें होम मिनिस्ट्री को अधिक प्रभावी बना दिया जाता है, और वो एक डिजास्टर था इसलिए होम मिनिस्ट्री उसमें एक्टिव होते हुए आगे आ गई। लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें तो कोरोना की जैसी समस्याएं जब आती हैं तो हम उसके लिए कतई तैयार ही नहीं थे, क्योंकि हमने कभी डीपीएसपी की कानूनी बाध्यता पर बल दिया नहीं, और इतने कॉन्सेप्ट जो बेसिक फिलोसफी ये हम कहें इसमें हेल्थ की है उस पर हमने कभी बल ही नहीं दिया। ठीक है, तो ये हमारी एक कमी है जो कभी आलोचना के रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। उसके बाद विवेकशीलता की बात करें तो हमने अभी बात किया एक समाज एक समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में। उसके बाद बच्चों की शिक्षा और विचार के और विकास के अवसर, एससी एसटी पिछड़े वर्ग के हितों के लिए कार्य, उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए कार्य, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शांति एवं सौहार्द को बनाए रखना, कार्यपालिका व न्यायपालिका में अलगाव। मतलब एक तरीके से हम भले ही इसमें हम कहें कि इसमें प्रभाव किसका है, पाश्चात्य संस्कृति का हमको थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा मिलता है। और समाजवाद की बात हम करते हैं तो हमारे रिसोर्सेस का बंटवारा इस तरीके से करने की बात की गई है कि जो हमारे लोग हैं उनमें सबको एक प्रॉपर संसाधन मिल सके, और राज्य इस तरीके के प्रयास करेगा कि सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। तो ये तो हो गई पूरी की पूरी हिस्ट्री हो गई हमारी किसकी, डीपीएसपी की। जनरली हम क्या करते हैं, डीपीएसपी के हम आर्टिकल्स पढ़ के एग्जाम में चले जाते हैं और वहां से कुछ होना जाना होता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कि शासन के मूलभूत सिद्धांत है ये, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक होते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए आवश्यक होते हैं, और ग्रेनविल ऑस्टिन ने जैसा कि इसको संविधान की मूल आत्मा कहा है। न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं है। टीटी कृष्णमाचारी ने इन्हें भावनाओं का कूड़ा कहा। क्यों कहा भावनाओं का कूड़ा? हम दे तो सब रहे हैं और वास्तव में कुछ नहीं दे रहे हैं, कानूनी बाध्यता ही नहीं है।
केसी विलर ने धार्मिक उपदेश की संज्ञा दी है। भैया उपदेश दे दिया हमने एक तरीके से, कुल मिलाकर हुआ जवाब, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहानियां गढ़ी गई हैं। और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में बड़े कौन से हैं मूल अधिकारों में डीपीएसपी में, तो इस पे अगर हम आज की बात करें तो मिनर्वा मिल्स के मामले में ये स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि दोनों को ही बराबर है। तो आपसे आज पूछा जाए कि दोनों में से कौन बड़ा है, तो दोनों की अपनी एक बराबर अस्तित्व है, दोनों ही बड़े हैं। हालांकि पहले एक मामला आया था चंपाकम दोराई का, उसमें फंडामेंटल राइट्स को बड़ा बना दिया गया था, और गोलकनाथ वाद जो 1967 का था, उसमें भी डीपीएसपी को लागू करने के लिए कहीं भी एफआर फंडामेंटल राइट्स में संशोधन की बात नहीं की गई थी। और उसके बाद में जब आपातकाल के समय ये संवैधानिक संशोधन हुआ 42nd, तो उसमें इंदिरा गांधी की सरकार ने कहा कि डीपीएसपी बड़ा है। उनके पीछे मंशा क्या रही होगी, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स को कम करना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने डीपीएसपी को बड़ा बना दिया, क्योंकि इसमें राज्य कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावी हो जा रहा है। और इसी चीज को देखते हुए जब मिनर्वा मिल्स का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो संवैधानिक संशोधन है ना, ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, और इसको उन्होंने अमान्य करते हुए ये कहा कि दो के दोनों ही बराबर हैं, इन दोनों का अपना एक अलग अस्तित्व है। ठीक है, ये तो हमारा राष्ट्रपति का चैप्टर चालू हो रहा है। उसके बाद हम थोड़ा सा आर्टिकल्स में आते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। आखिर आर्टिकल्स जब तक आप नहीं कहेंगे तो कहेंगे कि मास्टर जी ने कुछ बताया ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि हम लोग को आर्टिकल्स की आदत पड़ी हुई है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आर्टिकल्स में क्या क्या बातें हैं। चलिए एक एक करके हम देखते जाते हैं इसमें से। देखिए पार्ट 4 में दिया गया है, जैसा कि अभी हमने बातें की गई थी। तो पार्ट 4 में सबसे पहले तो अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की, तो आर्टिकल 36 से इसकी शुरुआत है, जिसमें इस हमको बताया गया है कि राज्य इसमें क्या होगा। बात राज्यों के लिए है ना, तो इसमें ये कहा गया है कि जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का अर्थ वही होगा जो भाग 3 में है। और भाग 3 में कहां पे है डिफाइन किया गया, आर्टिकल 12 में। मतलब आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वही आर्टिकल 36 से रहेगी। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 37 की जब हम बात करते हैं तो ये कहा गया है कि इस भाग में अंतर्विश्व उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकाधिक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब कभी इस पे कानूनी बाध्यता तो नहीं आएगी, लेकिन ये राज्य का दायित्व होगा, कर्तव्य होगा कि राज्य क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि जब भी वो कोई कानून बनाए तो इन डीपीएसपी के प्रावधानों का वो ख्याल रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। 38 में क्या कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करें, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करें, ऐसी व्यवस्था करेगा। तो आपको याद होगा कि हमने जब प्रियम्बल किया था तो हमने किन किन न्यायों की बात की थी, इन्हीं तीनों न्यायों की बात की थी ना। तो अगर प्रियम्बल पे आपसे कुछ पूछा जाए, जस्टिफाई करने का प्रयास किया जाए, तो आप इसका उदाहरण दे सकते हैं ना कि हमारे इस आर्टिकल में, आर्टिकल 38 में प्रियम्बल के सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। ठीक है, हालांकि राजनीतिक की बात इसमें कम है, लेकिन फिर भी आर्टिकल में लिखा हुआ है। मेन फोकस हमारा यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक पर ही है, और उसमें भी सामाजिक पर कहीं थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, 39 में क्या कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। मतलब पुरुष स्त्री में कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा होगा जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो। मतलब रिसोर्सेस का बंटवारा करने की जिम्मेदारी राज्य की होगी, जिसमें सभी का हित हो, जो कि हमारी समाजवादी विचारधारा है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा।
आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चलेगी कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न होने पाए। मतलब किसी एक के पास ही धन या रिसोर्सेज इकट्ठा न होने पाए कि एक के पास तो सब कुछ है। हालांकि ऐसा कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ है कि हमारा जो 2% लोग हैं उन्हीं के पास हमारी 80% वेल्थ है आज की डेट में। लेकिन संविधान में ऐसा लिखा गया है कि कहीं भी धन का वगैरह का संकेंद्रण नहीं होने पाएगा। ठीक, तो 39 ये हो जाता है। 40 हमारा पंचायती राज है। 40 हमारा पंचायती राज होता है। और 41 में क्या है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। 42 में काम के लिए न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं के लिए तथा प्रसूति सहायता का उपबंध दिया गया है। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि स्वास्थ्य पर बल देने की जो बात थी। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद में हमने 43 में जो ग्रामीण उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उनको बढ़ाने पर बल देने की बात की गई है। 44 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। 45 में फिर से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 इयर्स की बात है। ठीक है, पहले और 6 से 14 वाली जो कहानी थी उसको मूल अधिकारक बना दिया गया है। आर्टिकल 46 में क्या गया है, एससी, एसटी और अदर वीकर सेक्शन जो होंगे उनको एक तरीके से शिक्षा का प्रयास किया जाएगा, आर्थिक इंटरेस्ट जो होंगे उनको पूरी किए जाएंगे। आर्टिकल 47 में जब आप जाते हैं तो ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। मतलब यहाँ पर तो सीधे सीधे लिख दिया गया है कि सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा राज्य और लोक स्वास्थ्य को बढ़ाने पर ध्यान देगा। आज तक तो ध्यान दिया ही नहीं गया है। आर्टिकल 48 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और यहीं पर कहानी बनती दुधारू पशुओं वगैरह की हत्या नहीं की जाएगी। 48 ए में पर्यावरण संरक्षण पर बल है। 49 में अगर हम कहें तो इसमें क्या है कि जो हमारे प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स और प्लेसेस और जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इस तरीके की बातें हैं। आर्टिकल 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होगा। ये आर्टिकल 50 एज इट इज यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद आर्टिकल 51 भी पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में कि कौन से आर्टिकल प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से संबंधित है, तो 51 इससे संबंधित है। कई बार क्या होता है कि आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं ना तो मैच कराने के लिए आता है। अगर आपको ये पता है कि ये चीज डीपीएसपी में है तो क्या फंडामेंटल आर्टिकल्स उसमें रहेगा तो आप सही कर दोगे क्या? आपको ये पूरी तरीके से अब पता हो चल चुका है कि ये विवेकशील सिद्धांत है और नीति निदेशक तत्व है। नीति निदेशक तत्व 36 से लेके 51 तक है। फंडामेंटल राइट्स का ऑप्शन उसमें रहेगा, कार्यपालिका का ऑप्शन रहेगा 74, 75। तो कभी आप उस पर टिक ही नहीं करोगे। इसीलिए हमेशा बेसिक फिलोसफी पे जाना चाहिए, ना कि आर्टिकल याद करने पे। आप 395 आर्टिकल याद करने जाओगे और संशोधन के बाद वाले तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। इसलिए बेसिक आइडिया डेवलप करने पर बल देना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए काफी हो गया है, बहुत लंबी क्लास हुई। लास्ट में हमने थोड़ा आर्टिकल को जल्दी किया क्योंकि सब कुछ तो हमने डेवलप कर ही लिया था। और थोड़ा सा आप इसको फिर से आपको जब रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी 5 मिनट बाद तो आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। साथ ही साथ जितनी चीजें हैं उसकी हैंड रिटन नोट्स भी बना लीजिएगा। और उसके बाद में अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप डिस्कशन में उसको भेज सकते हैं, चैट में भेज सकते हैं, आपको आंसर दे दिया जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू। सर वॉइस नहीं आ रहा आपका। हाँ हाँ गीता, हेलो हेलो। हाँ गीता, हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या?